गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुराधा त्रिपाठी इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पर्चा ले रही हूँ और कल अपन लोगों ने जिस मुद्दे पर चर्चा करी थी वो था कौटिल्य के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में रखे गए विचारों को लेकर के, और कौटिल्य का खुद का अपना जो परिचय है उस पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। आज हम लोग लेंगे कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसके बारे में हम बात करेंगे। मोटे रूप में हम ये कहें तो प्राचीन भारतीय विचारकों के द्वारा राज्य के स्वरूप की व्याख्या करते हुए, राज्य के अंगों की व्याख्या करते हुए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसे सप्तांग सिद्धांत का नाम दिया गया है, जिसमें राज्य के विभिन्न जो निर्माणकारी तत्व हैं, जो डिटर्मिनेंट फैक्टर्स हैं, जो प्रकृतियां हैं, उनका एक वर्गीकरण, उनका एक क्लासिफिकेशन इन प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के द्वारा रखा गया है। एग्जैक्ट कौटिल्य के संदर्भ में भी हम यही कहेंगे कि कौटिल्य के द्वारा राज्य के सावयविक सिद्धांत को मानते हुए, राज्य को एक ऑर्गन के रूप में मानते हुए, एक सावयविक शरीर के रूप में मानते हुए राज्य के अंगों का वर्गीकरण उसी के आधार पर किया गया है और वो एक सापेक्षिक महत्ता के आधार पर किया गया है, रिलेटिव इम्पोर्टेंस के आधार पर किया गया है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में कहीं पर भी जरा सी भी चोट लगती है तो हमें पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य का कोई भी एक अंग यदि कमजोर पड़ जाता है या किसी प्रकार की कोई उसमें विकृति आ जाती है या आने लगती है तो राज्य के जो सारे के सारे अंग हैं, या हम ये कहें कि ओवरऑल जो स्टेट है, ओवरऑल जो राज्य है, उसके ऊपर भी उसका प्रभाव हमें पड़ता हुआ दिखाई देता है। राज्य को परिभाषित करते हुए कौटिल्य का ये कहना है कि स्वामी, जिसको हम राजा के नाम से देखेंगे, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 प्रकृतियां हैं, ये 7 अंग हैं और ये 7 प्रकृतियां मिलकर के वास्तविक राज्य का निर्माण करती हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि these 7 organs create the form of state और राजनीतिक संतुलन को बनाए रखने का कार्य करती हैं। नटशेल फॉर्म में हम यदि देखें तो हम ये कह सकते हैं कि स्वामी मीन्स किंग, जो राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करता है, अमात्य, जो राज्य के कार्यों के संचालन में राजा को परामर्श देने का कार्य करता है और राज्य के कार्यों की सिद्धि में सहायक होते हैं। तो तीसरा जो अंग है जनपद, वह जनता और भूमि दोनों का बोध कराता है, मीन्स पॉपुलेशन एंड टेरिटरी दोनों को ही डिनोट करने का काम करता है। दुर्ग मीन्स शहर और आश्रय स्थल, अर्थात किले और नगर दोनों को ही अभिव्यक्त करता है। कोष, इसको हम कह सकते हैं कि इट्स द लाइफ लाइन ऑफ द स्टेट, ये राज्य की जीवन रेखा है। तो दंड सुरक्षा व्यवस्था के लिए, न्याय की स्थापना के लिए जरूरी है और मित्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए, युद्ध आदि के लिए आवश्यक है। कौटिल्य के द्वारा दी गई राज्य की ये परिभाषा न केवल अपने आप में कंप्लीट है, परिपूर्ण है, बल्कि इसमें राज्य की जो आधुनिक परिभाषा है, जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है, उसके सारे के सारे तत्व, जनता, भूमि, सरकार, संप्रभुता, इसमें हमें दिखाई देते हैं। अब हम लोग डिटेल में लेंगे और इसमें सबसे पहला जो ऑर्गन हम लेने जा रहे हैं वह है स्वामी मीन्स किंग। इसको हम ये कह सकते हैं
कि इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट। मीन्स स्वामी राज्य का सबसे पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण अंग है। राज्य में जो इसकी स्थिति है, इट्स द पिवटल सेंटर ऑफ द स्टेट। राज्य में इसकी स्थिति केंद्रीभूत है। इट ऑक्यूपाइज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस इन ऑल द प्रकृतिज एंड ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। राज्य में इसका जो स्थान है वो इतना महत्वपूर्ण है कि जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, जितनी भी प्रकृतियां हैं राज्य की, उन सब में राजा का स्थान सर्वोपरि है। इसको हम ये कह सकते हैं कि राजा एक राज्य के लिए एक हेड की तरह होता है, मस्तिष्क की तरह होता है, कि जिस प्रकार से यदि मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, तो शरीर हमारा एक बेजान मांस के पुंज की तरह बन करके रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार से राजा की जो स्थिति है वो एक हमारे मानव मस्तिष्क के समान राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, उस संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया का, संपूर्ण राजनीतिक निकाय का एक महत्वपूर्ण आधार हमें देखने को मिल रहा है। वो एक ऐसा अधिपति है, वो एक ऐसा स्वामी है जिसमें कि संप्रभुता निवास करती है। मीन्स सॉवरेनिटी डोमिसाइल्स इन द किंग, जो राज सत्ता का प्रयोग करता है। मीन्स राजा के द्वारा ही वो पूरी की पूरी राज सत्ता का प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? वो दंडधारी है और दंड का प्रतीक है। मीन्स समाज में पावर का प्रतीक, पनिशमेंट का प्रतीक, समाज को संचालित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जिस पनिशमेंट की आवश्यकता है, जिस दंड की आवश्यकता है, जिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सख्ती की आवश्यकता है, दंड के माध्यम से यह कार्य राजा के द्वारा ही संपादित किया जाता है। क्यों? इसलिए कि यदि स्वामी नहीं है, मीन्स इफ किंग इज नॉट प्रेजेंट, राजा यदि विद्यमान नहीं है, तो अगेन समाज में, राज्य में वापस से मत्स्य न्याय की स्थिति विद्यमान हो जाएगी। इसीलिए कौटिल्य का ये कहना है कि समाज में और राज्य में राजा दंड की शक्ति का प्रतीक है, और इसीलिए स्वामी पूरे साम्राज्य के विकास के लिए और एक स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। किस प्रकार से? वो ऐसे कि जन सामान्य के हितों का वो अभिभावक है। मीन्स जो आम प्रजा है उसके जो दुख सुख हैं उनको सुनने का कार्य, उनके दुखों के निवारण का कार्य, उनके सुखों की अभिवृद्धि का कार्य करना राजा का एक प्रमुख ड्यूटी मानी गई है। वो धर्म के प्रवर्तक के रूप में है। मीन्स समाज में एनफोर्समेंट ऑफ रिलीजन, धर्म का किस तरीके से पालन हो सकता है, इस कार्य को देखना राजा की जिम्मेदारी है, और वो कानून का प्रबंधक है। मीन्स कानून का प्रबंधक मीन्स समाज में जो कानून बने हुए हैं, वो कानून ऐसा तो नहीं कि केवल सैद्धांतिक रूप में ही बने हुए हैं और उनका किसी भी तरीके से, सही तरीके से, समुचित तरीके से पालन ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो कौटिल्य ने अपने राजा से ये उम्मीद रखी है, उसके ऊपर जिम्मेवारी सौंपी है कि ही इज द मैनेजर ऑफ द लॉज, और लास्ट में हम ये कहेंगे कि ही इज द फाउंटेन ऑफ द जस्टिस, वह न्याय का अंतिम न्यायालय है। मीन्स समाज में, राज्य में, समाज के सभी वर्गों में न्याय की पालना के लिए, न्याय के प्रतिपादन का जो मुख्य काम है वह राजा का ही है। दूसरे शब्दों में हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि राजा शासन की वह धुरी है
शासन का वह केंद्र है जो मनुष्यों के सभी उद्देश्यों की सिद्धि में, मीन्स मनुष्य का जो एक लक्ष्य है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब को प्राप्त करना, राजा मनुष्य के इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक सहायक के रूप में काम करे, एक सहायक की भूमिका का निर्वाह करे। अब सवाल उठता है कि राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए। दैट मीन्स राजा में, चूंकि जो राजपद है वो एक ऐसा कटीला राजमुकुट है, एक ऐसा कटीला राजपद है जिसे एक एवरेज मेंटल एबिलिटी वाले व्यक्ति के द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि राजा अद्भुत प्रशासनिक, व्यक्तिगत, मानवीय गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, जो राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य करे, जो राज्य को विस्तार देने का कार्य करे, जो राज्य को एक पॉजिटिव एनर्जी देने का कार्य करे, जो राज्य को सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करने का कार्य करे। और राजा को देख करके प्रजा का मन उस प्रकार से खुश हो जाना चाहिए जैसे कि हम चंद्रमा की शीतलता को देख करके खुश हो जाते हैं। तो इसमें राजा में जो कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो उसमें आत्म संयम से जुड़े हुए सारे गुण होने चाहिए। उसे अभिगामिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, मीन्स भाग्यशाली, मेधावी, धैर्यशाली, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, कृतज्ञ, महादानी, महाउत्साही, क्षुप्रकारी, मीन्स कार्य को तत्क्षण करने के लिए तैयार होने वाला, सामंतों को वश में करने वाला, दृढ़ निश्चयी, गुणी परिवार वाला, शास्त्र मर्यादा को चाहने वाला, आत्म संयमी, इंद्रिय जयी और दीन पुरुषों की हंसी न उड़ाने वाला होना चाहिए। इस संदर्भ में कौटिल्य का ये कहना है कि स्वामी का जो स्वभाव है, मीन्स टेम्परामेंट ऑफ द किंग, नेचर ऑफ द किंग, एबिलिटीज ऑफ द किंग, वो एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर राज्य के अन्य जो ऑर्गन्स हैं, राज्य की अन्य जो प्रकृतियां हैं, राज्य की अन्य प्रकृतियों का जो स्वभाव है वह निर्भर करता है। दैट मीन्स यदि स्वामी उत्थानशील है, उन्नतिशील है, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है, तो राज्य के जितने भी ऑर्गन्स हैं, राज्य की जितनी भी प्रकृतियां हैं, वो उत्थानशील हो जाती हैं और आगे बढ़ने का काम करती हैं। और यदि राजा प्रमादी है, अधोगामी है, राजकाज के कार्यों में रुचि नहीं लेता है, चिड़चिड़ी प्रकृति का है, तो राज्य के अन्य जो अंग हैं वो भी डामाडोल होने लगते हैं और वो भी उसके ही समान प्रमादी और अधोगामी होने लगते हैं। सेकंड जो ऑर्गन हम लेने जा रहे हैं वो है अमात्य। The second foremost organ of the state is अमात्य। अमात्य राज्य का दूसरा अंग है। हम इसको इस रूप में कह सकते हैं कि राजा चाहे कितना ही चतुर हो, कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही सक्षम हो, कितना ही दक्ष, योग्य, निपुण हो, लेकिन वह अकेले ही प्रशासन से जुड़े हुए सभी कार्यों को स्वयं अकेला संपादित नहीं कर सकता। मीन्स राजा माइट बी वेरी इंटेलिजेंट, कॉम्पिटेंट, पावरफुल, स्मार्ट, डायनेमिक, बट he can't perform these royal duties without any kind of second opinion, any kind of advice, any kind of help of the ministers। इसलिए राज्य के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजा को बुद्धिमान, गुणवान, राजभक्त अमात्यों की आवश्यकता होती है। अपने इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, अपने इस बिंदु को इम्फेसाइज करने के लिए और ज़्यादा इसको मजबूती प्रदान करने के लिए कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में एक एग्जाम्पल दिया गया है, और वो ये कि जिस प्रकार से गाड़ी का एक पहिया अपने आप रोल नहीं हो सकता,
जिस प्रकार से गाड़ी का एक पहिया दूसरे और पहिए की सहायता के बिना नहीं चलाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से राज्य रूपी चक्र का जो पहिया है वो अमात्य की सहायता के बिना अकेले राजा के द्वारा नहीं चलाया जा सकता। अमात्य शब्द से मंत्री शब्द का बोध होता है, परंतु अर्थशास्त्र में मंत्रियों और अमात्यों का हमें पृथक पृथक वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्रियों का जो प्रमुख कार्य है वह है राजा को राज कार्य में उचित परामर्श देना, राज्य कार्यों में उचित सलाह देना, और ऐसी स्थिति में मंत्री पद के ऊपर नियुक्ति के लिए कौटिल्य का ये सुझाव है कि केवल निष्ठावान और हर दृष्टि से योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। अपने सहपाठियों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सिफारिशी लोगों को कभी भी मंत्री अमात्य पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें एक तरीके से एक प्रकार की अवहेलना की भावना होती है, बेअदबी का भाव बना रहता है, अनुशासनहीनता की भावना बनी रहती है। अतः राजा को काफी सोच समझ करके, सभी योग्यताओं को ध्यान में रख करके तभी किसी व्यक्ति को अमात्य नियुक्त करना चाहिए। और दूसरी बात, एकदम से किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं करना चाहिए। अर्थशास्त्र में राज्य के उच्च पदाधिकारियों एवं अन्य राज कर्मचारियों को अमात्य कहा गया है। इन अमात्यों की नियमित श्रेणियां हैं। देयर आर रेगुलर कैटेगरीज ऑफ दिस अमात्य, जो हायरार्किकल ऑर्डर में, जो सीढ़ी नुमा सिद्धांत के आधार पर, पद सोपान के आधार पर नियंत्रित होती हैं और इन्हें योग्यता के आधार पर ही नियुक्त किया जाता है। मंत्रियों और अमात्यों की नियुक्ति के माध्यम से कौटिल्य ने, जैसे मनु ने कुछ अपने शासक के लिए सिद्धांत बनाए हैं, ठीक उसी प्रकार से कौटिल्य भी मनु की भांति शासक को ये स्पष्ट कर रहा है कि जो शासन की शक्ति है, जो राजकार्य की शक्ति है, जो ये रीगल फंक्शंस हैं, ये राजा में निजी रूप में, निजी शक्ति के रूप में सन्निहित नहीं है, अपितु राजा इस राजकीय शक्ति का प्रयोग सामूहिक रूप से करने के लिए बाध्य है। दैट मीन्स राजा के लिए ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है कि वह एक बारगी मंत्रियों से, अमात्यों से किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व इनसे विचार विमर्श करेगा ही। तो एक प्रकार से कौटिल्य राजा को ये स्पष्ट दिशा निर्देश दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि वो महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से ही करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हम इसमें ले रहे हैं अमात्य में, वो है कि हाउ मैनी अमात्य शुड बी अपॉइंटेड, मीन्स कितनी अमात्यों की संख्या होनी चाहिए। तो कौटिल्य ने ऐसे तो एज सच अमात्य की कोई निश्चित संख्या का निर्धारण नहीं किया है, लेकिन ये सुझाव जरूर दिया है कि राजकीय कार्यों के संपादन हेतु राजा को आवश्यकता के अनुरूप इन अमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। इसमें वो सबसे आइडियल फॉर्म में जो मान रहे हैं वो ये कि 3 और 4 की जो संख्या है वो एक आदर्श संख्या के रूप में है। क्यों? वो इसलिए कि यदि किसी एक व्यक्ति को ही मंत्री बनाया जाता है तो हो सकता है कि ही माइट बी बियॉन्ड कंट्रोल, वो अनियंत्रित हो सकता है और वो बगावत कर सकता है, और ऐसी स्थिति में राजा के विरोध में ही वो अकेला षड्यंत्र कर सकता है। यदि केवल 2 व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाए तो वो 2 मंत्री ही आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ करके राज्य को संकट में डाल सकते हैं, या फिर वो दोनों ही मंत्री मिलकर के राजा के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा संख्या में मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है
तो सीक्रेसी का जो कंसेप्ट है प्रशासन का, वो गोपनीयता की जो अवधारणा है, जो प्रशासनिक दक्षता की अवधारणा है, ये उसके लिए ही संकट को खड़ा करने का काम करेगी। इसलिए कौटिल्य ने मंत्रियों की संख्या को केवल 3 और 4 तक ही सीमित रखने की सलाह दी है। नेक्स्ट टाइम पे अपन बाकी जो ऑर्गन्स हैं राज्य के, बाकी जो राज्य की प्रकृतियां हैं, उसको अपन लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।